देखिए, आज जो है हम अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम जो है उसको शुरू करेंगे। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 1956, इसका अधिनियम संख्याक है 104। इसको नोट करना है पहले आपको। अधिनियम संख्या कितना है? 104। ठीक है, ये आपको याद रखना, 1956 का 1956। देखिए, अधिनियम संख्या क्या होता है? अधिनियम संख्या जिस वर्ष में वो अधिनियम बनते हैं उनके हिसाब से दिया जाता है। तो अधिनियम संख्या है 104 1956 का। स्वीकृति दिनांक है, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई 30 दिसंबर 1956। सीधा लिखेंगे स्वीकृति। किसकी स्वीकृति? राष्ट्रपति की। ठीक है, कब हुई? 30 दिसंबर 1956। दिसंबर 1956 को जो है इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ठीक, इसके अलावा इसके प्रवर्तन की दिनांक है, थोड़ा प्रवर्तन की दिनांक पर कोई है, इसको थोड़ा कंफर्म करिए। एक है तारीख की 9 तारीख है, 1 मई है कि 9 मई है 1950? थोड़ा सा इसमें मुझे कंफ्यूजन है अभी। किसी को पता हो कंफर्म करें इसको, डेट को। 1 मई 1958 को लागू हुआ है या 9 मई 1950 को? क्या है इसकी डेट? 1 मई 1900, किसी को पता हो? कोई आदित्य नहीं है, चलिए ठीक है। 1 मई 1958। ठीक है, ठीक है, 1 मई 1958 इसकी जो है प्रवर्तन की तिथि। 1 मई 1958, 1 मई 1958, 1 मई 1958 को हुआ है ये प्रवर्त। ठीक है, ये भी याद रखना, 1 मई 1958 को ये जो है प्रवर्त हुआ। अब इसके जो है कुछ परिभाषाएं। अनैतिक व्यापार निवारण जो अधिनियम है, ये अंतरराष्ट्रीय समझौतों के आधार पर ये अधिनियम बनाया गया है। जो अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था अनैतिक व्यापार का निवारण को रोकने के लिए, 1950 के मई के 9वें दिन न्यूयॉर्क में एक हस्ताक्षरित अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसार जो है इसको क्या किया गया? वो बंद करने हेतु अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो एक समझौते के आधार पर जो है इस अधिनियम को जो है बनाया गया है। जो अंतरराष्ट्रीय करार हुआ था अनैतिक व्यापार निवारण का, या कह लीजिए समझौता हुआ था न्यूयॉर्क में, उसके हिसाब से। अब इसमें परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले जो है इसमें, जी 1 मई है। देखिए, अब देखेंगे इसकी परिभाषा। सेक्शन 2A, सबसे 2A, जैसे नाम से स्पष्ट है, अनैतिक गलत काम का व्यापार है ये, गलत व्यापार। तो अनैतिक व्यापार में सबसे पहले 2A में वेश्यागृह या ब्रोथल की परिभाषा दी गई है कि वेश्यागृह का क्या अर्थ होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे। देखिए, वेश्यागृह कोई खास परिभाषा नहीं है, सिंपल सी परिभाषा है कि घर, कमरा, स्थान आदि। क्या हो सकता है? कोई भी घर हो सकता है, कमरा हो सकता है, स्थान, कोई भी स्थान हो सकता है, स्थान आदि। ठीक है, चाहे कोई घर हो, चाहे कमरा हो, चाहे स्थान हो, जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति अथवा जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति अथवा अन्य व्यक्ति मतलब कोई थर्ड पर्सन, अन्य व्यक्ति अथवा दो या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक, दो या अधिक अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाप के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के लिए किया जाता है। कि अधिक वेश्याओं के किस लिए? वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाप के लिए। एक मिनट, एक मिनट। पारस्परिक अभिलाप के लिए
लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के लिए किया जाता है। लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है अन्य वेश्यागृह की, क्योंकि वेश्यागृह कोई भी स्थान हो सकता है। कुल मिला के हमें ये देखना है कि कोई भी अन्य व्यक्ति जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति द्वारा, अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है, अथवा दो या दो से अधिक वेश्याओं के पारस्परिक अभिलाष के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के लिए किया जाए। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के लिए किया जाता है। ऐसा कोई भी स्थान, कमरा जिसका उपयोग जो है लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के लिए किया जाता है, और वो भी किस लिए? लाभ के लिए, पारस्परिक अभिलाष के लिए। तो ऐसा स्थान क्या कहलाता है? वेश्यागृह कहलाता है। ये आपको याद करना है परिभाषा। उसके बाद 2AA की परिभाषा है। 2AA में जो है डबल ए जो है उसमें जो है बालक की परिभाषा दे रखी है कि बालक का क्या अर्थ है। बालक, बालक का अर्थ क्या है? यहाँ कितने वर्ष से, ये इंपॉर्टेंट है। बालक का अर्थ यहाँ 16 वर्ष से कम आयु का बालक है। बालक का अर्थ है 16 वर्ष से कम आयु का बालक। और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बालक का क्या अर्थ है, क्योंकि नॉर्मली दिमाग में रहता है 18 वर्ष, इसीलिए याद रखना है इसको स्पेशली। इस अधिनियम के तहत बालक का अर्थ है 16 वर्ष से कम आयु का बालक। ठीक है, इसको याद रखना स्पेशली। अब देखिए क्या कहता है 2B, सुधार संस्था। 2B में क्या है? सुधार संस्था। सुधार संस्था, सुधार संस्था का क्या अर्थ है? सुधार संस्था का अर्थ है धारा 21 के अधीन उस संस्था के रूप में स्थापित या अनुज्ञप्त है। कौन सी धारा? धारा 21। धारा 21 के अधीन, के अधीन उस रूप में सॉरी, धारा 21 के अधीन उस संस्था के रूप में, उस संस्था के रूप में, उस संस्था के रूप में स्थापित या अनुज्ञप्त है। या अनुज्ञप्त मतलब स्थापित की गई है या उसे अनुमति मिली हुई है। अनुज्ञप्त है या तो स्थापना हो चुकी है धारा 21 के तहत जो संस्था बताई गई उसके रूप में, या उसको अनुमति मिली हुई है, जिसमें व्यक्तियों को निरुद्ध रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। जिसमें व्यक्तियों को क्या करा जाता है? निरुद्ध रखा जाता है। रखा जाता है। जहां लोगों को निरुद्ध मतलब पकड़ के रखा जाता है, जिनको सुधारने की जरूरत है उनको रखा जाता है। जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, किनको पकड़ के रखा जाता है? जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि भाई इनको सुधारने की आवश्यकता, उनको पकड़ के रखा जाता है संस्था में। धारा 21 के तहत इनको स्थापित किया जाता है या अनुज्ञप्त किया जाता है, और उन व्यक्तियों को रखा जाता है इसके अंदर पकड़ के जिनको सुधारने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें ऐसा आश्रय भी शामिल है जहां विचाराधीन व्यक्ति को रखा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें ऐसा स्थान भी शामिल है, स्थान भी शामिल है जिसमें विचाराधीन व्यक्ति को रखा जाता है।
जो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान में रखना इन चीजों में, अंतर आएगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगी बाद में। तो ये कौन सी संस्था है, सुधार संस्था कौन सी है? दो चीजें आपको, 2 पॉइंट इसमें याद, 21 तो सेक्शन याद रहेगी। दो चीजें याद रखना है आपको कि इनमें ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है, पहला तो जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, ये शब्द याद रखना है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जिनका जो विचाराधीन है, तो विचाराधीन व्यक्तियों को रखा जाता है। ये दो चीजें आपको याद रखना है कि सुधार संस्था में कैसे लोगों को रखा जाता है। एक तो उन लोगों को रखा जाता है जिनको सुधारने की जरूरत है, दूसरा उन लोगों को रखा जाता है जो विचाराधीन व्यक्ति, मतलब जिनका ट्रायल चल रहा है। विचाराधीन का मतलब यही है जिनका ट्रायल चल रहा है, इस अधिनियम से तहत कोई अपराध किया होगा, अब उनका ट्रायल चल रहा है, तो जिन लोगों का ट्रायल चल रहा है उनको भी रखा जाता है। तो ये दो शब्द आपको इंपॉर्टेंट है इसमें। सेक्शन 21 तो याद रहना ही रहना है, वो याद रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दो शब्द याद रखना है। इसमें कौन कौन से लोगों को रखा जाता है? जिनको सुधारने की आवश्यकता है और जिनका ट्रायल चल रहा है, ये दो शब्द याद रखना। उन वो कहाँ रखे जा सकते हैं? वो सुधार संस्था में रखे जाते हैं। ठीक है, अब आगे आइए 2C। 2C में जो है आपका मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है, इसको अभी याद रखना, फिर आगे थोड़ा दिक्कत होगा। तो सुधार संस्था का मतलब है जहां सुधरने वाले व्यक्ति, सुधार तो शब्द से स्पष्ट है सुधरना, और साथ में विचाराधीन व्यक्ति। ठीक है, अब 2C आ जाइए। 2C जो में है आपकी मजिस्ट्रेट की परिभाषा दे रखी है। मजिस्ट्रेट का अर्थ, परिभाषा दे रखी है मजिस्ट्रेट, कि भाई मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ है? मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ है? तो ऐसा मजिस्ट्रेट जो अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में सक्षम विनिर्दिष्ट किया गया है, या सीधा लिख लीजिए द्वितीय अनुसूची में सक्षम मजिस्ट्रेट, ऐसा मजिस्ट्रेट, सीधा लिख लीजिए ऐसा मजिस्ट्रेट जो द्वितीय अनुसूची के अनुसार क्या है? सक्षम है। ठीक है, तो कौन सा मजिस्ट्रेट? जो सेकंड शेड्यूल में बताया गया, उस शेड्यूल के अनुसार वो क्या है? मामलों का विचारण करने के लिए सक्षम है, ऐसा व्यक्ति को जो है यहाँ मजिस्ट्रेट माना गया है। मजिस्ट्रेट का यहाँ नहीं लिखा कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, यहाँ सीधा लिखा है जो सेकंड शेड्यूल दे रखा है, और सेकंड शेड्यूल के अनुसार जो मजिस्ट्रेट सक्षम है वो जो है माना जाएगा द्वितीय अनुसूची के अनुसार। ठीक है, द्वितीय अनुसूची के द्वितीय स्तंभ है वो, अनुसूची के द्वितीय स्तंभ। ठीक है, द्वितीय अनुसूची, अनुसूची के द्वितीय स्तंभ लिखा है, अनुसूची का द्वितीय स्तंभ, यहाँ लिखा है अनुसूची का द्वितीय स्तंभ। ठीक है, द्वितीय जो कॉलम है उसके अनुसार, द्वितीय जो शेड्यूल है उसका भी सेकंड जो कॉलम सेकंड है उसके अनुसार सक्षम मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब बात आती है 2CA, वयस्क। 2CA वयस्क की परिभाषा यहाँ दे रखी है। वयस्क, वयस्क का क्या अर्थ है? ये तो आप जानते ही हैं। वयस्क का अर्थ है 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ऐसा व्यक्ति, या सीधा लिख लीजिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। तो वयस्क का क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु क्या कर ली है? पूरी कर ली है, वो इस अधिनियम के तहत क्या है? वयस्क। और एक और देख लीजिए 2D, विहित। विहित अपन को लिखना नहीं, केवल हेडिंग डाल लीजिए। विहित का अर्थ होता है नियमों द्वारा विहित, जो नियम आगे बताए गए हैं वो। ठीक है, ये सारी परिभाषाएं आपको नोट करनी है, आगे भी नोट करेंगे अभी। तो वयस्क का अर्थ है 18 वर्ष, और बालक का अर्थ है 16 वर्ष, ये याद रखना है। वयस्क है 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है वो वयस्क है। और बालक के लिए एज है 16 वर्ष। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बालक के लिए एज कितनी है? 16 वर्ष, और वयस्क के लिए एज कितनी है? 18 वर्ष प्लस, 18 प्लस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुधार संस्था का क्या अर्थ है? ऐसे व्यक्ति जिनको सुधारने की आवश्यकता, उनको रखा जाता है, और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनका विचारण चल रहा है या विचाराधीन व्यक्तियों को रखा जाता है। मजिस्ट्रेट कौन है? जो सेकंड शेड्यूल के सेकंड कॉलम में बताया गया है, सेकंड शेड्यूल के सेकंड कॉलम में बताया गया है,
वो इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट है। अब देखेंगे अपन 2F वेश्यावृत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। 2F 2F में है वेश्यावृत्ति। पहले वेश्यागृह, ये सब याद रखना आपको कि वेश्यागृह को कहाँ परिभाषित किया गया 2A में, वेश्यावृत्ति को 2F में। इसलिए याद रखना कि ये एक्ट इसी का है, ठीक है। जब एक्ट इसी का है तो ये पूछा जा सकता है कि 2A और 2F में क्या है, ठीक है। तो याद रखना है, वेश्यावृत्ति का अर्थ है वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग। वेश्यावृत्ति का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग। ठीक है, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग। देखिए दोनों चीज आई है, एक तो लिखा है लैंगिक शोषण और एक लिखा है दुरुपयोग। लैंगिक शोषण ये है कि किसी से जबरन कराना, दुरुपयोग मतलब ये है कि आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। तो दोनों चीजें हैं। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए चाहे आप लैंगिक शोषण किसी का करवा रहे हो, जबरदस्ती करा रहे हो, या कोई अपनी मर्जी से करा, तो दोनों चीजें इसमें समाहित हैं, ठीक है, वेश्यावृत्ति में। तो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग, और वेश्या का अर्थ भी इसी के अनुसार लगाया जाएगा। और वेश्या का अर्थ भी कैसे लगाया जाएगा? इसी के अनुसार लगाया जाएगा, इसी के अनुसार लगाया जाएगा। यानी कि यहाँ वेश्यावृत्ति और आप ऑब्लिक लगा के वेश्या भी लिख सकते हो, कि इसमें दोनों बातें बताई गई हैं। वेश्यावृत्ति के बारे में भी बताया गया और वेश्या को, क्योंकि स्पेशल अलग से हेडिंग डाल के नहीं लिखा कि वेश्या की कहाँ परिभाषा दे रखी है, इसी में लिखा है 2F में वेश्यावृत्ति और वेश्या दोनों को ही परिभाषित किया गया है, ठीक है। अगर आपको पूछे वेश्या को कहाँ है, तो इसी में 2F में ही परिभाषित किया गया है, और वेश्यावृत्ति को भी इसी में। तो वेश्यावृत्ति क्या क्या है? जो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए, वाणिज्यिक मतलब धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो लैंगिक शोषण का प्रयोग किया जाता है या उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो उसे वेश्यावृत्ति कहते हैं। और ऐसा काम करने वाला या करने वाली को क्या कहते हैं? वेश्या कहते हैं। बस सीधे सा परिभाषा, वेश्या कौन है? जो वेश्यावृत्ति करती है, सिंपल सी परिभाषा। तो परिभाषा कहाँ दे रखी है? 2F में दे रखी है। अब आता है 2G। 2G कहता है संरक्षा गृह। संरक्षा गृह, इससे पहले कौन सा अपन ने पढ़ा था? संरक्षा गृह से पहले, संरक्षा गृह से अपन ने पहले पढ़ा था सुधार संस्था। अब अपन पढ़ रहे हैं संरक्षा गृह। अब देखिए दोनों में अंतर। सुधार संस्था थी आपकी 2B में, और ये आ गई संरक्षा गृह। ये कहता है धारा 21 के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त, वो भी धारा 21 के अधीन थी, ये भी धारा 21 के अधीन है। धारा 21 के अधीन, धारा 21 के अधीन क्या है? आपका जो सुधार संस्था था उसको भी स्थापित किया गया था, और धारा 21 के तहत इसको भी स्थापित किया गया है। अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्त, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही की दोनों 21 के अधीन ही स्थापित थी, अनुज्ञप्त थी, ठीक है। जिसमें ऐसे व्यक्ति, जिसमें ऐसे व्यक्ति जिसको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, जिसमें कैसे व्यक्ति को रखा जाता है? जिसमें, जिसमें ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है, में ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है। कैसे व्यक्ति को रखा जाता है?
जिसको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, जिसको देखरेख देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। ठीक है, कैसे व्यक्ति को रखा जा सकता है, जिसको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है। और अपन ने जब पढ़ा था सुधार संस्था, तो इसमें किसको रखा जाता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति को सुधारने की आवश्यकता है। उसमें लिखा था जिनको सुधारने की आवश्यकता उनको रखा जाता है। इसमें कैसे व्यक्तियों को रखा जाता है, जिनको देखरेख और संरक्षण की जरूरत है। ठीक है, देखरेख उनकी, भाई उन पर निगरानी रखी जाए, देखरेख करा जाए, उनका संरक्षण प्रोटेक्शन किया जाए, ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन इसमें शामिल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें शामिल नहीं है। लेकिन लगा के लिख सकते हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं है। क्या क्या शामिल नहीं है, ये स्पेशल बता रहा है कि इसमें ये चीजें शामिल नहीं है। पहला, कोई आश्रय जहां विचाराधीन व्यक्ति को रखा जाता है, कोई आश्रय जहां विचाराधीन व्यक्ति को रखा जाता है, जिसमें विचाराधीन व्यक्ति को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, दूसरा, कोई सुधार संस्था, कोई सुधार संस्था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसमें कौन कौन जो आपकी संरक्षा गृह है, वहां उन लोगों को रखा जाता है जिनको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है। ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है, और ये दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई ऐसा, इसमें मतलब जो संरक्षा गृह है, इसमें ना तो विचाराधीन व्यक्ति को रखा जा सकता है और ना ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है जिसे सुधार, जो सुधार संस्था में रहता है, यानी जिनको सुधरने की जरूरत है, उसको नहीं रखा। जो सुधार संस्था वाला कोई व्यक्ति नहीं रखा जाता, वो विचाराधीन व्यक्ति को नहीं रखा जाता। तो सुधार क्यों नहीं रखा जाता, क्योंकि इनको कहाँ रखा जाता है, जो विचाराधीन व्यक्ति है या जो सुधार की आवश्यकता है या जो सुधार संस्था वाले व्यक्ति हैं, उनको कहाँ रखा जाता है, उनको सुधार संस्था में रखा जाता है। तो दोनों में ये अंतर है, इसीलिए आपसे कहा था उसको ध्यान में रखना, इसको ध्यान में। सुधार संस्था में तो आपका जो है विचाराधीन व्यक्ति को रखा जा सकता है, रखा ही जाता है, उसमें लिखा है। लेकिन संरक्षा गृह में विचाराधीन व्यक्ति को नहीं रखा जाता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना कि संरक्षा गृह में विचाराधीन व्यक्ति को नहीं रखा जाता, लेकिन सुधार संस्था में विचाराधीन व्यक्ति को रखा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना है। संरक्षा जो इस गृह है उसमें विचाराधीन व्यक्ति को नहीं रखा जाता, और जबकि सुधार संस्था में विचाराधीन व्यक्ति को रखा जाता है। इसमें केवल वो लोग रखे, अब आप कहोगे ये क्या है, ये वो लोग हैं जो प्रोटेक्शन की मांग करते हैं। कई लोग वैसे व्यक्ति छोड़ना चाहते हैं, जबरन किसी ने धंधे में धकेल दिया है, अब वो छोड़ना चाहते हैं, न्यायालय में आवेदन लगाते हैं कि हम इस धंधे से बाहर निकलना चाहते हैं। तो इसमें उन लोगों को रखा जाता है जो न्यायालय से गुहार लगाते हैं, आवेदन करते हैं। अब देखिए, जब कोई इस तरीके के धंधे में आ जाता है, घर वाले उसके एक्सेप्ट, कई बार ऐसा होता है कि फिर घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो बेचारे कहाँ जाए, तो वो न्यायालय से कहते हैं कि भाई हमारी व्यवस्था की जाए, हम निकलना चाहते हैं, जो इसमें पढ़ गए हैं तो निकलना चाहते हैं अपनी इच्छा से। तो उनको फिर रहने खाने की व्यवस्था देखने की दिखा है ना, देख रेख और संरक्षण। तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए, रखने के लिए, वो सुधारना चाहते हैं, उनको कुछ ना कुछ काम सिखाया जाएगा, देख रेख की जाएगी, रखा जाएगा कुछ, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। तो ऐसे लोग इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से, इस तरीके से समझे इसको। इसमें वो लोग रखे जाते हैं जो सुधरना चाहते हैं अपने आप में, और वहां सरकार सुधारना चाहती है, यहाँ खुद सुधरना चाहते हैं, ये अंतर है। ठीक है, 2H। अब आगे देखिए, जी के बाद आता है H। H कहता है आपका सार्वजनिक स्थान। इसकी परिभाषा लिखना आवश्यक ही नहीं है ना, सार्वजनिक, हेडिंग लिख लेंगे बस, सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान तो आप जानते ही हैं, जहां पब्लिक आ जा सकती बेरोक टोक, वो सार्वजनिक स्थान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसमें केवल हेडिंग लिखेंगे। सार्वजनिक स्थान का मतलब ऐसा होता है जहां जनता की पहुंच हो, ऐसा कोई भी स्थान जहां जनता की पहुंच हो, जहाँ कोई रोक टोक नहीं, कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, पब्लिक का कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, ऐसा स्थान सार्वजनिक स्थान। तो इसकी परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल हेडिंग लिख सकते हो, आ भी जाएगी तो कोई
दिक्कत नहीं आने वाली इसमें, है ना। 2I में है विशेष पुलिस अधिकारी। आई में क्या है, विशेष पुलिस अधिकारी। ठीक है, विशेष पुलिस अधिकारी, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको याद रखना है। विशेष पुलिस अधिकारी का अर्थ है किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारी। किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में किसके द्वारा नियुक्त किया गया, राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी। ठीक है, विनिर्दिष्ट क्षेत्र मतलब जैसा भी सरकार बताए, जो भी क्षेत्र नियुक्त किया गया अधिकारी। विनिर्दिष्ट क्षेत्र मतलब सरकार के द्वारा बताया गया कोई भी क्षेत्र जहां सरकार को लगता है कि विशेष पुलिस की स्थापना होनी चाहिए या विशेष पुलिस वाले की नियुक्ति होना चाहिए, ऐसे क्षेत्र में जो है वो जो पुलिस वाले की नियुक्ति की जाती है उसे विशेष पुलिस अधिकारी कहते हैं, पर्टिकुलर उस एरिया के लिए, है ना। तो कौन करता है नियुक्ति, राज्य सरकार करती है। कोई भी विशेष क्षेत्र हो सकता है, या विनिर्दिष्ट मतलब बताया गया, सरकार ने इंकित किया हो कि फलानी जगह इसकी नियुक्ति करनी है, तो ऐसे क्षेत्र में जो पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उसे विशेष पुलिस अधिकारी कहते हैं। आई के बाद जे है। जे क्या कहता है, जे कहता है दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी। दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी हो गया विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए, और ये दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी हो गया। तो दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी कौन है, केंद्र सरकार द्वारा धारा 13(4) के अधीन नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी। किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। कौन सी धारा, धारा 13 की उपधारा 2, उपधारा 2 ही है, उपधारा 4 है, सॉरी 13 की उपधारा 4, 13 की उपधारा 4, 13 की उपधारा 4 के अधीन नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी के अधीन नियुक्त कोई पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी। अब यहां भी आपको दो चीजें याद रखना है। देखिए, जो विशेष पुलिस अधिकारी है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, और दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, ये याद रखना है। विशेष पुलिस अधिकारी जो है इसकी नियुक्ति राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और इसकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये भी याद रखना है। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार, और जो दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी है उसकी नियुक्ति कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी है और ये स्टेट गवर्नमेंट का आदमी, बस इतना याद रखना। ये वाला पुलिस वाला स्टेट का है और ये वाला पुलिस वाला सेंट्रल का है, ठीक है। याद रखना, दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी जो है वो किसका है, वो सेंट्रल का है। वो विशेष अधिकारी किसका है, राज्य का है। विशेष पुलिस वाला जो है वो किसका है, वो राज्य का है। और ये किसका है, ये सेंट्रल का है। ठीक, इसको मिटाएंगे आप। ये परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट है, सारी परिभाषा इसकी, इसको याद रखना है। अब देखिए सेक्शन देखेंगे धारा 3 से। सेक्शन 3 कहता है वेश्यागृह चलाने या परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड। ठीक है, इसमें केवल दंड दंड देखेंगे। सेक्शन ऊपर कहता है सेक्शन 3 कहता है वेश्यागृह चलाने
या इस एक्ट में सेक्शन, परिभाषाएं, सेक्शन और आपकी ये क्या कहते हैं, दंड, ये तीन चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। परिभाषाएं याद रखनी है, सेक्शन याद रखने और दंड याद रखने, बस ये तीन ही चीज इसमें याद रखना है, इसी में से आएंगे। वैसे गृह चलाने या परिसरों को वैश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड। वैश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड। ठीक, ये दंड है। परिभाषाएं तो आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो वैश्यागृह चलाता है, और वैश्यागृह की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के लिए, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लैंगिक शोषण या दुरुपयोग। तो इस प्रकार का कोई कृत्य अगर कोई व्यक्ति करता है, मतलब किस वैश्यागृह चलाता है या किसी परिसर वगैरह है, कोई स्थान वगैरह है उसका, तो उसको वैश्यागृह वगैरह के रूप में जो है चलाने की अनुमति वगैरह देता है ना। तो इसमें दो प्रकार के दंड हैं। सबसे पहला तो वैश्यागृह चलाना है या प्रबंध करने के लिए दंड है। पहला आप लगाएंगे किसके लिए दंड है, वैश्यागृह चलाना और उसका प्रबंधन करना, ठीक है। वैश्यागृह चलाना और उसका प्रबंधन, मतलब जो व्यक्ति वैश्यागृह चलाता है या उसका मैनेजमेंट करता है, दोनों, खुद चला रहा है या मैनेजमेंट कर रहा है, चलवा रहा है, लोगों से मैनेजमेंट होता है ना। तो खुद चलाते हैं कुछ लोग दूसरों से चलवा रहे हैं, तो दोनों प्रकार के लोग हैं इसमें, ठीक है। जो खुद चला रहे हैं, चलवा रहे हैं। तो वैश्यागृह चलाना या उसका प्रबंधन करना, ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि इनको दंड की व्यवस्था है। इनमें दो प्रकार के दंड है। अगर ऐसा व्यक्ति पहली बार पकड़ा जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 से 3 वर्ष तक का कठोर कारावास और 2,000 रुपए तक का जुर्माना। कितनी सजा है, 1 से 3 वर्ष तक का कठोर कारावास, स्पष्ट लिखा है कठोर, कठोर कारावास, ठीक है। कितनी सजा है, 1 से 3 वर्ष तक का कठोर कारावास और 2,000 रुपए तक का जुर्माना। और जुर्माना कितना है, 2,000 रुपए तक का, रुपए तक का जुर्माना, ठीक है। पहली बार अगर ये अपराध करते हुए पकड़ा जाता है, वैश्यागृह चलाते हुए या उसका प्रबंधन करते हुए पकड़ा जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को पकड़े जाने पर 1 से 3 साल तक का कठोर कारावास और 2,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अब पकड़ गए थे, छूट गए, उसके बाद दोबारा पकड़ गए, फिर नहीं माने, हैबिचुअल है, तो सजा बढ़ जाएगी, 2 से 5 वर्ष तक का कठोर कारावास, एक की जगह 2 वर्ष हो जाएगा न्यूनतम, और 3 की वजह 5 हो जाएगा, 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और जो जुर्माने की रकम है वो आपकी सेम रहेगी, 2,000 रुपए तक का जुर्माना, 2,000 रुपए तक का जुर्माना, ठीक है। सजा बढ़ेगी, जुर्माना सेम रहेगा, क्योंकि और में है ना जुर्माना, ऐसा तो है नहीं कि जुर्माना अकेला देके और में है, साथ में देना पड़ेगा। तो सजा बढ़ जाएगी, न्यूनतम सजा जो है 2 से 5 हो जाएगी, न्यूनतम सजा हो जाएगी 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष, तो कठोर ही रहेगी वो भी, ठीक है। ये तो हो गए उन व्यक्तियों के लिए जो वैश्यागृह चलाते हैं और उसका प्रबंधन करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी परिसर का अधिभोगी व्यक्ति होती है, उसका प्रयोग वैश्यागृह के रूप में इस्तेमाल करेगा, तो परिसर वाले व्यक्ति के लिए अलग है। जैसे आपका परिसर है, आपका घर है, आप जानते हो और करने देते हैं ऐसा काम, या है ना, कि भाई ऐसा काम हमारे घर में हो रहा है, किराए से दे दिए बिल्डिंग, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, आपको पता है आप उसके अधिभोगी, तो उन लोगों के लिए दंड की व्यवस्था है। किसी परिसर आदि का अधिभोगी व्यक्ति होते हुए, किसी परिसर का अधिभोगी, अधिभोगी मतलब ये जो उसमें रह रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है, उसकी नजरों के सामने हो रहा है, कुल मिला के अधिभोगी व्यक्ति होते हुए, अधिभोगी व्यक्ति होते हुए
ठीक है, अधोपयोगी व्यक्ति होते हुए उसका प्रयोग वेश्यागृह के रूप में इस्तेमाल, तो इतना ही पर्याप्त है, वो तो अपन लिख ही रहे हैं वेश्यागृह के बारे में। ठीक है, तो कोई व्यक्ति किसी परिसर का अधिभोगी व्यक्ति हुए अगर ऐसा अपराध करता है तो उसे, इसको भी दो प्रकार के दंड है, मतलब प्रथम बार द्वितीय बार। प्रथम बार में अगर ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है तो 2 वर्ष तक का कारावास एवं 2,000 रुपए तक का जुर्माना। 2 वर्ष तक का कारावास एवं 2,000 रुपए तक का जुर्माना। 2 वर्ष तक का कारावास एवं 2,000 रुपए तक का जुर्माना। 2,000 रुपए तक का जुर्माना से उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, ये कौन से व्यक्ति हैं? अधिभोगी व्यक्ति, और इस तरीके का कार्य करने देते हैं जानबूझ के। अगर दोबारा तो पकड़े जाते हैं तो फिर 5 साल हो जाएगी। 5 वर्ष तक का कठोर कारावास और जुर्माना। 5 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं इसमें कितना है? जुर्माना। इसमें जुर्माने की रकम नहीं बताएगी कितना होगा, एवं जुर्माना। और जुर्माना या एवं जुर्माना एक ही बात है। ठीक है, दोबारा करता है तो जुर्माने की रकम नहीं बताई। ठीक है, तो पहली बार करता है तो 2 वर्ष तक का कारावास हो या 2,000 रुपए तक। इसमें भी दंड ऐसा नहीं बताया कि कठोर होगा पहली बार में, लेकिन सेकंड बार करता है तो कठोर ही होगा। पहली बार तो न्यायालय के विवेक पर कठोर दे सादा दे जैसा देना चाहे, इसमें कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब कठोर सादा कैसा भी हो सकता है। और दूसरी बार करता है तो फिर कठोर ही होगा, स्पेशल लिखा है कि कठोर कारावास का उसे जो है दंड दिया जाएगा। पहली बार करता है परिसर वाला तो 2 वर्ष, और दूसरी बार करता है तो 5 वर्ष। जुर्माना 2,000 रुपए है पहली बार में। ठीक है, ये हो गया धारा आपका 3। अब धारा 4 के लिए देखिए, धारा 4 कहता है वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीवन निर्वाह के लिए दंड। ठीक है, वेश्यावृत्ति से सेक्शन यहीं लिख लेते हैं, सेक्शन 4 ये कह रहा है वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड। वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर, उपार्जन मतलब आय, उपार्जनों पर, वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड। जीवन निर्वाह के लिए दंड मतलब कोई व्यक्ति अगर ऐसी आय जो वेश्यावृत्ति से प्राप्त की गई है उस पर अपना भरण पोषण करता है, जीवन काट रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए दंड की बात कहता है जी। अगर इसमें भी 2 प्रकार की सजाएं हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, तो ये किन पे लागू होती है? जो 18 वर्ष से अधिक होकर के ऐसा उपार्जनों पे जीवन निर्वाह कर रहा है। तो ये बात किन पे लागू हुई? जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जानबूझकर वेश्यावृत्ति से उपार्जन पर पूर्णतः या भागते जीवन निर्वाह करेगा। जानबूझकर, ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है, जानबूझकर, पूर्णतः या भागते, पूर्णतः या भागते जीवन निर्वाह करेगा। ठीक है, बाकी आगे लिखने की जरूरत नहीं, पूर्णतः या भागते जीवन निर्वाह करेगा। पूर्णतः या भागते क्या करेगा? जीवन निर्वाह करेगा, निर्वाह करेगा। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का है और पूर्णतः या भागते, या तो थोड़ा बहुत उसमें से ले लेता है या पूरी तरीके से उसी पे डिपेंड है, आय पे अपना जीवन निर्वाह करता है, जानबूझकर करता है। उसको पता नहीं, वो बात अलग है कि उसके घर में कोई भी करता है और उसको पता नहीं कि आय कहाँ से आ रही, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर उसको पता है कि उसके घर में ऐसा काम हो रहा है, उसके जो भी पेरेंट्स हैं वो ऐसा काम करते हैं और उसके बाद भी वो इन पर जीवन निर्वाह करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जानबूझकर अगर वो जीवन निर्वाह करता है 18 साल से अधिक का है तो उसके लिए सजा है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है
2 वर्ष तक के कारावास से या 1,000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कितना दंड से दंडित किया जा सकता है? 2 वर्ष तक के कारावास से या में है इधर जुर्माना, या में इसलिए कि यहाँ थोड़ा अलग बात हो जाती है। 2 वर्ष तक के कारावास से या 1,000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से, या 1,000 रुपए तक के जुर्माने से, 1,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति को कितने कैसे दंडित किया जा सकता है? 2 वर्ष तक के कारावास से या फिर 1,000 रुपए तक के जुर्माने से या फिर दोनों से उसे दंडित किया जाता है। इसमें पूर्व और पश्चात की बात नहीं होती। ठीक, अब आता है कि बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से उपार्जित धन से अगर कोई व्यक्ति जीवन निर्वाह करता है। देखिए, बालक या अवयस्क की वेश्यावृत्ति से उपार्जित धन की वेश्यावृत्ति से उपार्जित धन पर लिख लीजिए। ठीक है, क्या मतलब इसका मतलब यह है कि अगर कोई अवयस्क की परिभाषा आप पढ़ ही चुके हो। अवयस्क कौन है? जो 18 वर्ष से कम है। वयस्क कौन था? जो 18 वर्ष से अधिक का था। तो अवयस्क कौन हुआ? जो 18 वर्ष से कम आयु का है। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है और कोई व्यक्ति उससे वेश्यावृत्ति कराता है और उससे जो आय आती है उससे वो अपना मतलब लाइफ जी रहा है, इंजॉय कर रहा है, इनसे पैसे कमवाता है और खुद इंजॉय करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए सजा की बात है कि अगर कोई अवयस्क है या बालक है, दोनों है, बालक भी है 16 वर्ष से कम आयु का बालक था, अवयस्क 18 वर्ष से कम, 16 वर्ष से 18 वर्ष से कम लोगों से कोई वेश्यावृत्ति करा रहा है और उनके पैसों पे खुद ऐश कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए ये सजा की बात कह रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे लोगों को ज्यादा सजा होगी। कैसी सजा होगी? 7 से 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा। कितना दंड होगा? क्योंकि गंभीर है, किस्म का अपराध है, तो 7 वर्ष से लेके जो है 7 से 10 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, ठीक है, 7 से 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा। ठीक है, ये याद रखना, 7 से 10 वर्ष तक का कारावास से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। जो बालक या अवयस्क से जो आय होती है उस पर जीवन निर्वाह करता है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, इसके बाद देखेंगे सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना। ठीक है, ये इसको मिटा दें। अब देखिए सेक्शन क्या था? 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना, व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना या ले जाना, प्रेरित करना या ले जाना। ठीक है, ये क्या कह रहा है? ये सिंपल सी बात कह रहा है कि जो भी व्यक्ति जो है जानबूझकर वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करना, मतलब प्राप्त करना वही है, किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त करते हैं कि उनसे वेश्यावृत्ति कराएंगे, खरीदते हैं ना कई लोग, उनके लिए। किसी को उत्प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं बढ़िया है काम, उस धंधे में ढकेलने वाली बात है,
या तो खरीदते हैं, लेते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से आप प्राप्त करते हो, प्रेरित कर रहे हो उसको, है ना, या फिर ले जाते हो और ऐसा धंधा कराते हो, तो ऐसे लोगों के लिए इसमें दंड की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इसमें दंड है 3 से 7 वर्ष तक के कारा 3 से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 2,000 रुपए तक का जुर्माना। ऐसे व्यक्तियों को कितना है, 3 से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास। इसमें जुर्माने अधिकतर कठोर ही हैं, कठोर कारावास। ठीक है, 3 से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 2,000 रुपए तक का जुर्माना। एवं लिख लीजिए या और लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवं 2,000 रुपए तक का जुर्माना। ऐसे व्यक्ति को कितना जुर्माना दिया जाएगा, 2,000। जुर्माना 2,000 है, क्योंकि संघ में लगा है जुर्माना, अलग से नहीं, साथ में सजा के साथ जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 3 से 7 वर्ष तक का कठोर कारावास एवं 2,000 रुपए तक के जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। अब बात आती है, ये तो वो व्यक्ति हो गए, ये तो उन लोगों के लिए हो गया कि आप ले गए किसी को और उससे करा रहे हैं, वो अपनी मर्जी से करना, ठीक है, आपने उत्प्रेरित करा और उससे करा रहे हैं, तो उसके लिए सजा हो गई। लेकिन किसी व्यक्ति की अगर इच्छा के विरुद्ध कराते हैं तो सजा थोड़ी ज्यादा और हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे यहाँ एक हेडिंग बना के, इच्छा के विरुद्ध ऐसा किया जाता है, इच्छा के विरुद्ध ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाता है। ऐसा कैसा किया जाता है, ये ऊपर लिखा है उसी के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन ने लिखा है, इच्छा के विरुद्ध ऐसा किया जाता है, मतलब ये सारे काम इच्छा के विरुद्ध कराए जाते हैं। कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता, आप उसको जबरन पकड़ कर ले गए, खरीद के ले गए, अब उससे इस तरीके का काम करा रहे हो, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं है और आप करा रहे हो, तो सजा बढ़ जाएगी। 7 से 14 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा। कितने दंड से, 7 से 14 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होगा। क्योंकि इच्छा के विरुद्ध करा रहा है तो न्यूनतम ही 7 हो जाएगा, तो 7 से 14 वर्ष तक का कारावास होगा जब ऐसा कार्य जो है उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराया जाता है। अब बात आती है कि अगर यही काम किसी बालक के विरुद्ध कराया जाए, बालक की भी बात आती है, अवयस्क की भी बात आएगी, दोनों की बातें आएंगी। यदि ऐसा कार्य बालक के विरुद्ध किया जाता है, सीधा लिख देते हैं बालक के विरुद्ध, बालक के विरुद्ध किया जाता है, अगर यही अपराध बालक के विरुद्ध किया जाता है, बालक कौन है, जो 16 वर्ष से कम का था। ठीक है, बालक कौन है, जो 16 वर्ष से कम का था, तो कितनी सजा होगी, 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक। 7 वर्ष से लेकर कहां तक जा सकता है, आजीवन कारावास तक, आजीवन कारावास। बस इतना है, अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बालक के विरुद्ध अगर अपराध किया जाता है यही वाले, तो फिर सजा कितनी हो जाएगी, 7 से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो जाएगी। अब बालक आ गया, अब अवयस्क की बात भी आएगी, वयस्क की जगह अवयस्क। यदि ऐसा अपराध अवयस्क के विरुद्ध किया जाता है, सीधा लिख देते हैं अवयस्क के विरुद्ध किया जाता है, अवयस्क के विरुद्ध किया जाता है, अगर यही अपराध जो है किसी अवयस्क के विरुद्ध किया जाता है तो फिर कितनी है, 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का कारावास। 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का कारावास। हालांकि एक्ट जो छोटा है, 25 ही धारा है, लेकिन सजा थोड़ी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो मतलब 1 दिन ज्यादा लगेगा। ये हो गया आपका धारा 5। ठीक है, धारा 6, 1 मिनट, धारा 6 और देख लीजिए, धारा 6 देखिए, इसमें इतने ही दंड है धारा 5 में। ठीक, धारा 6 कहती किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जिसमें जहां वेश्यावृत्ति की जाती। सेक्शन 6,
किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है। यहाँ क्या है, यहाँ सजा है कि मतलब जहां वेश्यावृत्ति की जाती है, या ये मान लो सीधा सा वेश्यालय है, किसी में किसी को ले गए पकड़ के बंद कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति के लिए सजा है कि अगर आप ऐसे स्थान में पकड़ के बंद कर देते हैं। अब पकड़ के बंद करा है कि आगे जाके कराएंगे वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल पकड़ के आपने बंद कर रखा है ऐसे व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आपने इस तरीके से बंद कर रखा है तो 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो कितने दंड से दंडित किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को? 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। ठीक है, 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से, या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से। 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माने से, और जुर्माना। देखिए, किसी भी व्यक्ति को ऐसे स्थान में ले जाया जाता है, किसी लिए इसीलिए ले जाया जाता होगा, इसमें अपन वही सारे शब्द हैं, तो इसीलिए पढ़ने की कोई ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि अंदर कोई समझने वाली चीज है। सीधा सीधा लिखा है कि किसी व्यक्ति को आप ऐसे स्थान में ले जाते हैं, उसको बंद करते हैं, और वो आपका प्रयोजन यही होता है कि आगे जाके ये काम काम कराना है उससे, है ना। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सजा है 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से उन्हें दंडित किया जा सकता है। ठीक है, बाकी देखेंगे आप सीधा सोमवार को। ये इसमें 3 दिन लगेंगे, सोमवार को भी और मंगल, क्योंकि सजा थोड़ी इसमें ज्यादा है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना भी सारी सजा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है और सजा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और परिभाषा इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ एक्ट होते हैं जहाँ से सेक्शन और पनिशमेंट पूछे जाते हैं ना, तो ये भी उन्हीं में से शामिल है। सेक्शन आते हैं ना, तो इसका हम कहते हैं सेक्शन आते हैं, तो कहाँ से सेक्शन आते हैं? ऐसा थोड़ी कि इतने 25 के कितने आपके पूरे 28 एक्ट हैं, 3 तो मेजर हटा दो तो 25 माइनर एक्ट बचते हैं आपके। तो उन 25 माइनर एक्टों में क्या सबके सेक्शन याद करोगे? हो कुछ लोग कर लेते हैं लेकिन सब थोड़ी ना कर पाते हैं। 10% लोग होंगे, 5% लोग होंगे जो रट लेते हैं, लेकिन बाकी हर कोई थोड़ी रट पाता है। तो लेकिन ये एक्ट आपको रटने पड़ेंगे, ये जो कुछ एक्ट होते हैं कि भाई कहाँ से आएंगे, तो इनसे इन एक्टों से आते हैं सेक्शन। ठीक है, इन एक्टों को याद रखना, इनसे सेक्शन पूछे जाएंगे, इनसे पनिशमेंट भी पूछे जाएंगे और सेक्शन भी पूछे जाएंगे। सेक्शन और पनिशमेंट का ही एक्ट है ये। ठीक है, सेक्शन और पनिशमेंट इसमें अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, ये एक्ट केवल सेक्शन और पनिशमेंट का है, तो याद रखना सेक्शन, पनिशमेंट और आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन तो सबकी याद रखना है, इसकी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो वो याद रखना है। बाकी पढ़ेंगे इसका सोमवार को, है ना। और बैच वगैरह कोई बंद नहीं हो रहा, कई लोग सोचते हैं कि बैच बंद नहीं होंगे, बैच तो अब चलेंगे और रिवीजन होना है। बैच ना तो बंद हो रहे ना मैं बंद कर रहा हूँ, है ना। कई लोग तो बंद हो जाएंगे, बंद नहीं होंगे, बैच तो कंटिन्यू चलेंगे। अब तो पढ़ने का टाइम है, आप बीच में रास्ते में आपको छोड़ेंगे थोड़ी ना, कंटिन्यू चलेंगे बैच तो आपके। ठीक है, पेपर तक चलेंगे, पेपर तक ही चलेंगे आपके बैच, है ना। पेपर से 10-15 दिन पहले बंद करेंगे बस, कंटिन्यू बैच चलेंगे, कंटिन्यू तैयारी चलेगी आपकी। और अब आपको अभी तैयारी के टाइम है, अब शुरू हो जाइए आप। ठीक है ना, थोड़े दिनों में मौसम भी ठीक हो जाएगा, आप पढ़ाई शुरू करिए अपनी बिल्कुल और लगे रहिए। अब बिल्कुल वो नहीं करना है लापरवाही, अब आपका पढ़ने का टाइम शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी से रिदम बनाएंगे तब आगे जाके रिदम बनेगी, है ना। तो धीरे धीरे पढ़ने का रिदम बनाइए, फिर रिदम बन जाएगा, आपको बढ़िया पड़ेगा। ठीक है, मेजर एक्ट की क्लास में मिलते हैं 10 मिनट बाद।